गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो बायोजेनेसिस थ्योरी के बारे में बातें की थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और वो जो है टॉपिक है कुछ बची हुई थ्योरीज की, उनकी बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो लाइफ थी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्रिएट हुई, ये बात साफ साफ तौर पे बोली किसने? लुईस पॉस्चर। तो पॉस्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉन नेक इफेक्ट के नाम से। और सॉन नेक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रूफ किया कि लाइफ जो अपीयर हुआ वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही क्रिएट हुआ, ना कि अपने आप क्रिएट हुआ। ठीक है, तो एक मोटा मोटा ये आइडिया निकल के सामने आया कि देखो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो अगली जो थ्योरी है उसकी बात करते हैं, जो है कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी में क्या बोला गया? इसको प्रपोज किया रिचर ने। रिचर ने बोला कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है प्रोटोप्लाज्म से, और वो प्रोटोप्लाज्म अर्थ पे कहां से आया है? तो उन्होंने बोला कि ये प्रोटोप्लाज्म आया है यूनिवर्स से। और किस फॉर्म में आया? तो बोला कि स्पोर और जर्म्स की फॉर्म में आया। मतलब क्या था कि ये पूरा यूनिवर्स था। इन्होंने ऐसा बोलना चाहा कि ये यूनिवर्स था पूरा, इसी में जो है यहां पर हमने मान लिया चलो ये अर्थ है। तो इन्होंने बोला कि अर्थ पे जो लाइफ आई वो कहां से आई? तो इन्होंने बोला ये यूनिवर्स जो पूरा था, ठीक है, यूनिवर्स जो पूरा था, यहां से प्रोटोप्लाज्म जो था, प्रोटोप्लाज्म, उससे लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे। तो ये प्रोटोप्लाज्म आया किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आया? स्पोर्स की फॉर्म में आया। ठीक है, किस फॉर्म में आया? स्पोर्स और जर्म की फॉर्म में आया। ये रिचर ने बोला कि भाई लाइफ पहले से ही थी यूनिवर्स में, लेकिन अर्थ के ऊपर जो लाइफ आई वो कहां से आई, ओरिजिनेट कहां से हुई? अर्थ पे यूनिवर्स से जो है ओरिजिनेट हुई। और यूनिवर्स में जो स्पोर्स या जर्म्स थे उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था, वो उसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ आई। तो सिंपली हम लोग इस बात को लिख भी सकते हैं ऐसे कि लाइफ ओरिजिनेटेड, life originated by the protoplasm, by the protoplasm, by the protoplasm reaches on the earth, on the earth from the universe, from the universe in form of spores, spores और germs। ठीक है, तो कॉस्मिक थ्योरी में कुछ ज्यादा नहीं बोला गया, यही बात बोली गई कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई वो कहां से? प्रोटोप्लाज्म से ओरिजिनेट हुई। और वो प्रोटोप्लाज्म अर्थ के ऊपर कहां से आया? तो यूनिवर्स से आया। और यूनिवर्स में किस फॉर्म में था? तो जर्म और ये जो है आपका स्पोर्स की फॉर्म में। हाँ बिल्कुल लाइफ होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो यूनिवर्स में पहले से लाइफ था, ऐसा वो बोल रहा था। तो सबका अलग अलग अपना था, क्योंकि इवोल्यूशन इज हाइपोथेसिस। इवोल्यूशन हाइपोथेसिस है, किसी ने देखा नहीं इसको। सबने अपने अपने जम्पशंस दिए, सबने अपने अपने जो है परिकल्पना, हाइपोथेसिस दी, और उसके बेसिस पर ही इन्होंने बोला था। कॉस्मोलॉजिक थ्योरी के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो एक थ्योरी आपसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी भी मेंशन करती है, पैनस्पर्मिया थ्योरी। पैनस्पर्मिया थ्योरी को समझते हैं बच्चों।
सबसे पहले इस थ्योरी को बताया था आर्हेनियस ने। इसने प्रपोज किया था, आर्हेनियस ने प्रपोज किया था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो वायनस्पर्मिया थ्योरी और जो कॉस्मोजोइक थ्योरी थी वो दोनों एक ही जैसी थी। थोड़ा इन्होंने बात को और घुमाया, सब घुमा ही रहे थे। इन्होंने क्या बोला, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड, organism existed throughout the universe, and their spores could freely travel through space from one star to other। इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म थे वो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे थे और उनके स्पोर्स जो थे वो फ्रीली मूव कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे स्पेस में, और एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, जिससे लाइफ स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये भी भाई थोड़ा उनकी बात को थोड़ा ये भी और घुमा दी, पैनस्पर्मिया थ्योरी बन गई। हालांकि ये एनसीईआरटी मेंशन करती है, तो उसको ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। अब इसके बाद में आई थ्योरी ऑफ इटर्निटी। इसको भाई देखो ये भी क्या बताया, ये भी अपना ज्ञान दिए लोगों को। तो थ्योरी ऑफ इटर्निटी में समझिए, ऑफ लाइफ, ये जो थ्योरी थी ये इसको बताया प्रेयर ने 1880 में। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, बोला कि लाइफ जो है इमोर्टल। इनकी लाइन समझो क्या बोल रहे हैं, लाइफ इज इमोर्टल। इन्होंने बोला कि लाइफ जो है वो इमोर्टल है, उसको मारा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्या दूसरा ऐड क्या किया इसने, बोला कि ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म चेंजिंग ओनली क्या चेंज करते हैं, इन फॉर्म। वही कहावत है कि जो है ना कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, एनर्जी ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। तो ऐसे ही बात बोलना चाह रहे थे कि भाई लाइफ इमॉर्टल है, केवल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, चेंज करते हैं अपनी फॉर्म को। ठीक है, तो मोटा मोटा अच्छी बात नहीं बोली इन्होंने। अब देखिए जो छठी थ्योरी थी, जो नेक्स्ट थ्योरी बताई गई, इसको भी देखते हैं। इस थ्योरी में बोला गया थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कुछ टर्म्स बच्चों यूज करोगे आप लोग, उनको याद रखना है आपको, एंथ्रोपोजेनिक, कैटास्ट्रोफिक, ये सब आते रहेंगे। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी में क्या बोला गया, तो नाम याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, क्यूवियर और जो है ऑरबिगनी ने इसको दिया था, लिखना चाहो लिख लो, लेकिन नाम नहीं याद रखना है आपको। जॉर्ज, इसमें देखो साइंटिस्ट के नाम बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, बहुत सारा जो है डाटा है इसमें, नाम बहुत ज्यादा है थ्योरी में। एंड ऑरबिगन, जॉर्ज क्यूवियर एंड ऑरबिगन। तो इन्होंने 1822 to 1837 यही सब बवाल करते रहे। और इन्होंने क्या बोला देखिए,
इन्होंने बोला कि जो अर्थ है उस पर कैटास्ट्रोफिक इवेंट होते रहते हैं। कौन से इवेंट होते रहते हैं? कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते रहते हैं। ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि डिजास्ट्रस इवेंट है। एक हम लोग पढ़ते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवेंट। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब था मैन मेड, जो ह्यूमन के थ्रू किए गए होते हैं डिजास्टर, उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। और जो आप बोलोगे नेचुरली होते हैं डिजास्टर्स इवेंट, उनको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक इवेंट। आपको खूब लिखा हुआ मिलेगा इवोल्यूशन के जितने चैप्टर्स हैं। तो इन्होंने बोला कि कैटास्ट्रोफिक इवेंट की वजह से टाइम टू टाइम क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। कौन? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए, कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ, ऑर्गेनिज्म सारे खत्म हो गए। फिर क्या हुआ? उनसे कुछ नए ऑर्गेनिज्म बने। उसके बाद क्या हुआ? खत्म हो गए, रिवोल्यूशन हुआ एक तरीके से। तो नए ऑर्गेनिज्म बने फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। तो इनऑर्गेनिक जो मैटर था उससे नए ऑर्गेनिज्म बन गए। इनका भी भाई अलग मेथड था, बताते चले गए। तो कुल मिला के इसको हम थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज थी जो इवोल्यूशन के बारे में बताई गई। उनको जो है ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया इन थ्योरीज को। लेकिन इसके बाद में जो थ्योरी आई, मॉडर्न थ्योरी और ओपेरिन हेल्डन थ्योरी, या उसी को हम बोलते थे केमिकल थ्योरी या नेचुरलिस्टिक थ्योरी, उस थ्योरी ने धूम मचा दी। ठीक है, और वो एक्सेप्ट भी किया। ठीक है भाई, कैटास्ट्रोफिक इवेंट में 3 बार बोला, ध्यान से सुना करो। ठीक है, कैटास्ट्रोफिक इवेंट का मतलब ऐसे इवेंट्स हैं जो, इसको हिंदी में बोलते हैं दैवी आपदा। दैवी आपदा मतलब जो ऊपर वाले के, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, नेचुरली जैसे क्या होता है? बादल फट गए एकदम से, लैंडस्लाइड हो गया, जो है भूकंप आ गया। ठीक है, या पूरा जो है ऐसे करके कोई बहुत ज्यादा मतलब कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो जाए जिससे सारे इंडिविजुअल खत्म हो जाए। एंथ्रोपोजेनिक एक वर्ड यूज होता है, उसका मतलब होता है मेन मैड, जो ह्यूमन के थ्रू होता है। ठीक है, नहीं ये गलत आप सोच रहे हो कि आपको या हमको ज्यादा कॉमन सेंस है। एक्चुअल में ये सब बहुत अपने टाइम के, अरे यार 1800 ईस्वी में ये लोग, सोच रहे हो ना क्या बातें बोल रहे थे, और 1800 ईस्वी में हम यहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। उनकी थॉट जो थी उस समय की, है ना, वो अलग ही था। ठीक है, तब आज हम ये सोच पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो चीजें समझ में आ रही। 1800 में एज्यूम करिए आप ना कहाँ हो, है ना, आपका जो भी बैकग्राउंड होगा या हमारा बैकग्राउंड, हम कितना पीछे थे, तो वो सब मैटर करता है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आई वो कौन सी आई? मॉडर्न थ्योरी और ओपेरिन हेल्डन थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी आई? इस थ्योरी को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। तो एक जो थ्योरी थी कई नाम से जानी जाती है, इसको बोला गया मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी और ओपेरिन हेल्डन थ्योरी। ओपेरिन हेल्डन थ्योरी, या इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है बच्चों, वो कौन सा था? केमिकल थ्योरी। केमिकल थ्योरी, ठीक है, या इसी को दूसरा एक कौन नाम था, क्या था? नेचुरलिस्टिक थ्योरी। ये बिल्कुल सही बात सीक्वेंस में बताएगा आपको कि भाई कैसे लाइफ का ओरिजिन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, केवल हाइपोथेसिस ही है ये, और कुछ नहीं। ठीक है, केवल हाइपोथेसिस। इसका प्रूफ अगर आप मांगने जाओगे तो बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए
तो मॉडर्न थ्योरी जो थी, ओपेरिन हेल्डन जो थ्योरी थी, केमिकल थ्योरी थी या नेचुरलिस्टिक थ्योरी थी, उसकी बात करते हैं। ठीक है, इस थ्योरी ने बताया कि जो लाइफ है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है। ठीक है, दो बातें होती हैं। तो इन्होंने बोला कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आरएनए एंड प्रोटीन्स। इन्होंने बोला कि लाइफ जो आ रही है वो कहां से आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, आरएनए और जो है आपके प्रोटीन्स वगैरह, उनसे आ रही है लाइफ। ठीक है, इस पूरी थ्योरी का अंतिम जो सार था वो यही। ठीक है, तो समझते हैं इनकी बात को भी। बहुत अच्छे से इस थ्योरी ने एक्सप्लेन की, सारी लगभग सारी बातों के आंसर्स मिल जाते हैं हमको यहाँ पर। देखिए, शुरुआत हुई इस कहानी की एआई ओपेरिन के थ्रू, एक बेहतरीन साइंटिस्ट जिसने बहुत सारा जो है फेम कमाया, ओपेरिन। ओपेरिन जो थे वो रशियन साइंटिस्ट थे। मैं फिर ये सब लिख रहा हूँ कंट्री के नाम, ये ऐसा नहीं कि बहुत शौक लगा हुआ है मुझे तब लिख रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं पे पूछ लिया गया है कि भाई कहाँ का साइंटिस्ट था वो, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये रशियन साइंटिस्ट थे, एआई ओपेरिन रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी। पूरी बुक में इन्होंने केवल वही बताया कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। तो बुक का नाम क्या था, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, ये सारी बात बताई गई इस बुक में। ये टाइम था 1936 का। ओके, अब समझिए, इस बुक में इन्होंने एक कंक्लूजन निकाल के बोला, क्या बोला कि लाइफ, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, हालांकि आगे भी हम लोग इन बातों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इन्होंने क्या बोला, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, pre-existing non-living organic molecules such as RNA and proteins। ठीक है, ये बात को इन्होंने बहुत लंबा बताया कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, कैसे क्या हुआ, सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओपेरिन की बात एक तरफ खत्म नहीं हो पाई थी। 1936 में एक और साइंटिस्ट आए, जेबीएस हेल्डन, जो इंग्लैंड के थे, और उन्होंने 1957 में, एक्चुअल में वो इंडिया में आ गए, इंडिया माइग्रेट कर गए। उनको इंडिया घूमने आए थे, इतना अच्छा लग गया कि यहीं रुक गए। तो जब यहाँ पर रुक गए ये, तो इन्होंने भी बहुत सारा काम किया और लगभग इस थ्योरी को इन्होंने भी सपोर्ट किया। तो एक तो ये हो गए एआई ओपेरिन, और दूसरे जो थे वो कौन थे, आपके जेबीएस हेल्डन। आप हेल्डन याद रखिए। तभी इसको बोला गया ओपेरिन हेल्डन थ्योरी। दो नाम है ना, ओपेरिन और हेल्डन, दो ने दिया था ना। तो जेबीएस हेल्डन ये इंग्लैंड के जो है थे, और इन्होंने भी कई सारी बातें बताई इस थ्योरी में। तो हुआ क्या था, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहीं कहीं कि 1957 में ये इंडिया में आ गए, इंडिया में आए और यहीं रह गए और सेटल हो गए। कहाँ पर, भुवनेश्वर में। इनको इंडिया इतना अच्छा लग गया अपना कि गए ही नहीं छोड़। भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में है ना। अब दोनों ने मिला के जो थ्योरी दिया उसको बोला गया है हेल्डन ओपेरिन थ्योरी, या मॉडर्न थ्योरी, या केमिकल थ्योरी, या नेचुरलिस्टिक थ्योरी। तो लाइफ की जो ओरिजिन थी इसको बताया इन दोनों ने मिलके। हालांकि ज्यादा रोल जो था वो ओपेरिन का था, लेकिन हेल्डन का भी कंट्रीब्यूशन था। तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थी वो देखिए कहां से शुरू किया इन्होंने। लाइफ
कैसे बनती है। तो दो बातें बोली इन्होंने, दो पार्ट में लाइफ की ओरिजिन को स्टार्ट किया। क्या था? पहला था केमिकल इवोल्यूशन, पहला क्या था? केमिकल इवोल्यूशन, और दूसरा बच्चों क्या था? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब इन दोनों शब्दों का मतलब क्या, इन दोनों जो है जो टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है? तो केमिकल इवोल्यूशन को दूसरे नाम से भी जाना गया, और वो कौन सा था? इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। किस नाम से था? इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है। अब इस केमिकल या जो है इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन में स्टार्ट किया गया, एक एक करके कई सारे स्टेप थे, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले फेज पे चलते हैं, जिसको बोला गया एटॉमिक फेज। क्या बोलोगे? एटॉमिक फेज। एटॉमिक फेज में आप बोलोगे कि वहां पर एटम्स थे, कौन कौन से? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब प्रेजेंट है। अब इन एटम से क्या बना, फॉर्मेशन हुआ, आप बोलोगे किसका? तो आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। तो भाई इन एटॉमिक फेज से किसका फॉर्मेशन हुआ? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। क्या सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन था? देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, जब सिंपल मॉलिक्यूल बनेंगे तो यहां पर कॉम्बिनेशन होगा जो है एटम्स का, यानी कि एटम्स जो होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे। ये सारा पार्ट केमिकल इवोल्यूशन का है। मैंने अभी पीछे बताया कि आपको यहां से अब केमिकल इवोल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या बोला गया केमिकल इवोल्यूशन। तो पहला केमिकल इवोल्यूशन में जो पार्ट था वो बच्चों था किसका? एटॉमिक फेज का। उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू किए ही, देखिए रहे आपको। तो एटॉमिक फेज था, एटॉमिक फेज के बाद में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल हुआ। सिंपल जो है आपका जो मॉलिक्यूल्स थे उनका जो है कैसे जो है फॉर्मेशन हुआ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हुआ, यानी कि यहाँ पर कॉम्बाइंड करके H2 बन गया, N2 बन गया, वाटर बन गया, मीथेन बन गई, अमोनिया बन गई, CO2 बन गई। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे उनका फॉर्मेशन होने लगा। और जब उनका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, देखो दो बातें याद रखनी है आपको इस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल में। एक तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो H2 और O मिलके इन्होंने क्या किया, वाटर बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया? वाटर बना लिया। बट यहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या था, जो इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग था। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग था। और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में आपको पता है कि फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी। एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था विदाउट द फ्री ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन के था, तो रिड्यूसिंग फॉर्म में यहां पर चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी। अब इसके बाद में क्या हुआ, दूसरी जो बात हम देखेंगे वो क्या थी कि यहां पर क्या होगा, वाटर तो बन गया, ठीक है, यूवी रेस थी उनके प्रेजेंस में। अब क्या हुआ, इसके साथ साथ में जो H3 था, H3 का भी फॉर्मेशन हुआ, और H3 और N ने मिलकर क्या किया, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, अमोनिया।
है, क्या बना दी, अमोनिया। और ऐसा माना जाता है, ये फैक्ट है एकदम, कि जो वाटर और अमोनिया है, ये याद रखना, वाटर एंड अमोनिया आर द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। तो जब ये अर्थ बनी, उसके बाद में जब केमिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल बने वो कौन से थे आपके, वाटर और अमोनिया। ठीक है, अब देखिए इन सिंपल मॉलिक्यूल से आगे क्या बनेगा। तो इन सिंपल मॉलिक्यूल से आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि मोनोमर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मोनो मतलब एक, मर मतलब मॉलिक्यूल। तो देखते हैं इसमें कहानी क्या थी। यहां पर सिंपल मॉलिक्यूल से क्या हुआ, जो सिंपल अभी पीछे मैंने बताया ना, जो सिंपल मॉलिक्यूल थे, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, उनसे क्या बन गया, वो आपस में कंबाइन किए और उनसे क्या बन गया, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बने, तो देखिए जैसे ये आपका मीथेन थी, CO2 थी, आपस में रिएक्शन हुआ वाटर के साथ में मिलके, और इन्होंने क्या बना लिया, शुगर बना लिया। शुगर के अलावा क्या बना लिया, ग्लिसरॉल बना लिया। अगर फार्मूला आप बनाओगे तो सब मिल जाएगा आपको, फैटी एसिड बना लिया। ऐसे ही जब मीथेन, HCN, वाटर, अमोनिया जब ये मिली, तो इन्होंने क्या बना लिया, तो आप बोलोगे प्यूरिन और पैरामिडीन, जो कि आपको पता है न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है पैरामिडीन और प्यूरिन। फिर बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मीथेन, CO2 प्लस H2O प्लस अमोनिया, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, अमाइनो एसिड्स बना लिया। तो देखिए सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल गए हमें कि नहीं, ये अब इन्हीं, यही तो है हमारी बॉडी में पूरा, है ना। किसी एनिमल का अगर आप देखोगे तो यही सारी चीजें तो निकलेंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इतनी सारी चीजें होने के बाद में अब ये सारे बन गए थे, मॉलिक्यूल्स बन गए। अब होने लगी बारिश बहुत तेजी के साथ। ठीक है, क्या हुआ, पहले तो बहुत गर्म था ना, पूरा ये इन्वायरमेंट बहुत गर्म था। तो हुआ क्या, अब धीरे धीरे कूलिंग हुई स्टार्ट। और कूलिंग के बाद में यहाँ पर देखोगे क्यों हुई, क्योंकि वहां पर एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, टोरेंशियल, टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल का मतलब होता है मूसलाधार, बहुत तेजी के साथ में बारिश हो। तो बहुत तेजी के साथ में यहाँ पर बारिश हुई, और जितना वाटर था वो रश कर गया, रसेस डाउन हो गया, यानी कि अर्थ पे आ गया। हाँ, और इस वाटर में था क्या, तो आप बोलोगे इट कंटेन साल्ट एंड मिनरल्स। भाई जो अभी पीछे बना है वो साल्ट मिनरल्स ही तो है, वो सब आ गया। अब ये साल्ट और मिनरल्स जहां जहां पर वाटर ये गिरा एकदम से बहुत ज्यादा, वहां पर क्या बन गए, ओशियंस बन गए। तो यहाँ पर जो ये वाटर और मिनरल्स ये सब आया, एक जगह पे गिरा, जहां जहां पर गिरा वहां पर क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हो गया। एक्यूमुलेशन इन, कहां पर, फॉर्म ऑफ ओशियन। तो वही अब क्या बन गए, ओशियंस बन गए। ठीक है, क्या बन गए, ओशियंस बन गए। अब ये बनने के बाद में बच्चों यहां पर देखोगे कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी थे, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज थे जो क्या कर रहे थे, आप बोलोगे रिएक्शन को करवा रहे थे। जैसे इन रिएक्शंस को करवाने के लिए कौन कौन से सोर्सेज थे, सोलर रेडिएशन था, क्योंकि सोलर तो बन ही चुका था, सोलर सिस्टम। तो सोलर रेडिएशन की वजह से बहुत सारी रिएक्शंस हो रही थी, यूवी रेज और जो एक्स रेज की वजह से। दूसरा लाइटनिंग की वजह से भी कुछ रिएक्शंस हो रही थी। उसके अलावा इन्होंने बोला हाई एनर्जी रेडिएशन भी बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से भी जो है रिएक्शंस हो रही थी। ठीक है,
लेकिन अभी भी यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो यहाँ आप बोलोगे नो ओजोन लेयर फॉर्म। ठीक है, इतना सब होने के बाद भी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। ठीक है, अब जो ये जो ओशियन वाला सिस्टम बना ना, इसको देखो हेल्डन ने क्या बोला, हेल्डन का कंट्रीब्यूशन समझो। हेल्डन ने बोला कि जो ये बारिश हुई, टोरेंशियल रेनफॉल हुआ, एक जगह पे आए सारे मिनरल्स और इकट्ठा हुए, एकोमोडेट हुए, ऊपर से बादल फटे, जो भी था, ये ओशियंस बन गए। और जब ये ओशियंस बने तो ओशियंस में इन्होंने बोला कि भाई जो मिनरल्स मिले, जो सारी चीजें थी, ऐसे ऐसे करके ये हम बना रहे हैं। इसमें समझिए ये मिनरल वाटर था, पूरा सारा वाटर, मिनरल, साल्ट, सब कुछ था ओशियंस में। अब क्या हो रहा था, जेबी हेल्डन ने 1920 में बोला कि ये कहानी पूरी थी क्या, प्रीबायोटिक सूप। इन्होंने बोला कि ये प्रीबायोटिक मतलब लाइफ को के स्टार्ट होने से पहले का सूप जैसा स्ट्रक्चर था, सूप, या इन्होंने बोला कि ये क्या था, हॉट डाइल्यूटेड सूप था। इस कहानी को समझेंगे हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि सूप लाइक जो था, सूप लाइक ब्रॉथ जो था, वही जो हम बोल रहे थे न्यूट्रिटिव मीडिया, उसको ब्रॉथ बोलते हैं, जिनमें सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, लुगदी जैसा। तो सूप लाइक ब्रॉथ ऑफ chemicals formed in oceans। ओशियन में ये बना है ना, of the early earth from which living cells are appeared। ठीक है, ये बात बोली, और इसी को टर्म दिया इन्होंने कि प्रीबायोटिक सूप है या हॉट डाइल्यूटेड सूप है। और ये बात बोली किसने, जेबी हेल्डन ने, यही इनका कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल सही बात बोली थी इन्होंने, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहे थे बिल्कुल सही सारे परसेप्शंस थे उनके। तो 1920 में इन्होंने ये बात बोली। ठीक है,